वेलकम टू एग्जाम कोर्स। आज के वीडियो में हम जॉन मिल्टन के इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम पोएट्री एंड ड्रामा वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में प्रोज वर्क्स। इस पार्ट में वर्क्स के साथ साथ कंपोजिंग ईयर भी मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। 1629 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। सो ये जो वर्क था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये बहुत ही फेमस ओड था जॉन मिल्टन का। इस वर्क में उन्होंने ईसा मसीह के जन्म उत्सव की सुबह का वर्णन किया है। साथ ही ये पोयम क्राइस्ट के अवतार और वर्ल्डली पावर्स यानी कि जो संसारिक शक्तियां होती हैं उसको उखाड़ फेंकने का वर्णन भी इसी ओड में उन्होंने किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ईयर आपको इसमें मेंशन है वो कंपोजिंग ईयर है। 1630 ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर के बारे में सबसे पहली बात एक ये जो मैंने आपको फैक्ट्स में भी बताई थी कि ऑन शेक्सपियर मिल्टन का पहला पब्लिश पोयम था। और दूसरी बात ये कि ये एनोनिमसली बिना नाम के गुमनाम रूप से ऑन शेक्सपियर को इंक्लूड किया गया था विलियम शेक्सपियर के सेकंड फोलियो एडिशन में। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑन शेक्सपियर मिल्टन का पहला पब्लिश्ड पोयम था और इस पोयम को विलियम शेक्सपियर का सेकंड फोलियो एडिशन जो 1632 में आया था उसमें इंक्लूड किया गया था एनोनिमसली। 1631 ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। सो ये एक ऐसा वर्क था जिसे दो बार प्रिंट किया गया ड्यूरिंग मिल्टन्स लाइफ टाइम, यानी कि मिल्टन के पूरे लाइफ टाइम के दौरान इसे दो बार प्रिंट कराया गया। एक तो 1645 में जो उनका पोएम का कलेक्शन था और एक 1673 में। ये 2 ईयर में इसे प्रिंट कराया गया इस पोएम को। और ये जब लिखी गई तो एक क्रूशियल टाइम पे लिखी गई, जो मिल्टन की लाइफ का क्रूशियल टाइम था उस टाइम पर लिखी गई, जस्ट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कैम्ब्रिज। इस पोएम में उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो अपने आप को जितना मैच्योर मानते हैं वो उतने हैं नहीं, क्योंकि उनके कुछ कंटेम्पररीज वर्क्स ऐसे हैं जो उस सक्सेस को रीच नहीं कर पाए जैसा कि उन्होंने अपने पोएटिक करियर में रीच वो चाहते थे। यानी कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाए अपने पोएटिक करियर में, मतलब अपने टैलेंट को अच्छे से यूज नहीं कर पाए। इसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट शो किया है अपने ही लिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि अभी कहीं न कहीं मुझ में मैच्योरिटी की कमी रह गई है कि मैंने कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी अचीव नहीं की अपने पोएटिक करियर में, कोई अभी तक गुड वर्क ऐसा अच्छा कंपोज़ नहीं किया है। साथ ही वो ये फ़ील करते थे कि मैं पोएटिक फ़ील्ड में अभी तक अपने एम्बिशन को तक रीच नहीं कर पाया हूँ। फिर बाद में वो इस चीज़ का एहसास करते हैं कि ये हो सकता है डिसीज़न गॉड का ही है, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है एवरीथिंग इज़ डन अंडर द सुपरविज़न ऑफ गॉड। इस चीज़ को लेते हुए लास्ट में पोएम की एंडिंग होती है। सो ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये उनका ऐसा पोएम है जो कि उनके क्रूशियल लाइफ टाइम में लिखा गया था। और ये पोएम शो करती है कंसर्न उनके खुद के करियर के बारे में। ओके। 1632 एल एलिग्रो एल पेंसिरोसो, ये दो पोम्स जो हैं ये ट्विन पोम्स कहलाती हैं, यानी कि ये जो दो वर्क हैं इसे ट्विन पोएम्स माना जाता है। इसका जो टाइटल है वो इटालियन टाइटल है और इसके जो वर्ड्स आए हैं वो म्यूजिकोलॉजी से आए हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं एल एलिग्रो और एल पेंसिरोजो, ये वर्ड्स म्यूजिकोलॉजी की वर्ड्स से हैं। एल एलिग्रो शो करता है एक हैप्पी मैन और एल पेंसिरोसो मेलंकोली मैन, यानी कि ये जो पोएम्स हैं इसे ट्विन पोएम्स कहा जाता है मिल्टन की। और एल एलिग्रो हैप्पी मूड को दर्शाती है और जो एल पेंसिरोसो है वो मेलंकोली मूड को दर्शाती है, यानी कि दुखी मूड को दर्शाती है। ओके। 1634 a mask presented at Ludlow Castle, 1634, commonly known as Comus, a mask। कॉमस एक मास्क था उनका जो बहुत ही फेमस था। अब बेसिकली ये जो मास्क था इस ये प्योरिटनिज्म की निशानी है। अब ये प्योरिटनिज्म क्या है? प्योरिटनिज्म में 3 चीज़ें दर्शाई जाती हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा चैस्टिटी और तीसरा पायसनेस। यानी कि जो प्योरिटनिज्म है वो 3 चीज़ों को दर्शाता है। एक चैस्टिटी यानी कि जो पवित्रता है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और तीसरा पायसनेस। पायसनेस मतलब जो जिसमें बाह्य आडंबर ना हो, वो प्योरिटनिज्म ही कहलाता है। तो ये सब दिखते हैं मास्क में। अब कॉमस एक मास्क था जो कि लिखा हुआ था मिल्टन के द्वारा। एक्चुअली में क्या था कि इटली में जो राजा राजघराने नवाब थे तो उनके बच्चों आदि के जन्मदिन या फिर जो शादी की सालगिरह होती थी तो उन पर खुश करने के लिए
कवि क्या करता था, एक घरेलू कहानी को लेकर के राज परिवार के साहस को लेकर के एक प्ले लिखता था, जिसमें राजा के, नवाब के बच्चे या बच्चियाँ, रिश्तेदार वो सब ही रोल प्ले करते थे और इसमें लास्ट में एक मोरल दिया जाता था उस प्ले में और बाद में गाना-बजाना हुआ करता था। तो कॉमर्स जो था वो एक मास्क था जिसमें कॉमर्स एक लेडी महिला जो भाइयों के साथ जंगल में भटक जाती है और चुड़ैल सर्सी का बेटा कॉमर्स जो कि विलन है। कॉमर्स उसी नाम पर है क्योंकि कॉमर्स एक विलन है। ठीक है? और महिला का नाम इसमें लेडी ही बताया गया है। तो कॉमर्स मास्क में क्या है कि एक लेडी महिला भाइयों के साथ जंगल में भटक जाती है और चुड़ैल सर्सी का बेटा कॉमर्स जो कि विलेन है इसका, वो उसे सेक्सुअली हैरेस करना चाहता है। और किस तरीके से चास्टिटी उसकी रक्षा करती है, यानी कि जो लड़की की पवित्रता है वो उसकी रक्षा करती है लेडी की और कैसे कॉमर्स का पतन होता है, कैसे लेडी बच जाती है। तो इन सब चीज़ों को कवर किया है मिल्टन ने इस मास्क में। 1637 में उनका वर्क आया था लिसिडस जो कि एक डेथ पर उन्होंने लिखा था। एडवर्ड किंग की डेथ पर एक एलिजी है लिखी हुई, एक शोक गीत है लिखा हुआ। 1645 पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। 1645 में उनके पोएम का कलेक्शन आया था जो भी उनकी इंग्लिश और लैटिन पोएम्स थी तो उसको लेकर के एक कलेक्शन बनाया गया था उनके पोएम्स का 1645 में। 1652 व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। 1652 वो ईयर है जब मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। तो इस वर्क में जब वो टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, वो अपने आप के लिए ये बात कहते हैं कि किस तरीके से उनके पास इतना अच्छा टैलेंट होते हुए भी टोटली ब्लाइंड हो जाने के कारण जो है वो उस टैलेंट को जो है वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है। इसे हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, बट मिल्टन ने ही इसको जो टाइटल दिया है वो व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। ओके। 1655 ऑन द लेट मैसेकर इन पिमॉन्ट। सो एक नरसंहार हुआ था पिमॉन्ट में, उस पर उन्होंने ये वर्क लिखा था। 1667 पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट 2 वॉल्यूम्स में आया था। पहले वॉल्यूम में इसकी 10 बुक्स थी, सेकंड वॉल्यूम में इसकी 12 बुक्स थी। ये बात हमें याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया वर्क था उनका, मैग्नम ऑपस वर्क माना जाता है, सबसे शानदार वर्क जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो पहले एडिशन में 10 बुक्स थी, इसकी सेकंड एडिशन में 12 बुक्स थी। आपको जान करके हैरानी होगी कि पैराडाइज लॉस्ट जो कि इतना अच्छा वर्क था उनका, इसके पब्लिकेशन राइट उन्होंने केवल 5 पाउंड्स में सोल्ड कर दिए थे, केवल 5 पाउंड्स में। 1671 ये सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का ही, पैराडाइज रीगेन्ड। ओके। फिर 1671 में जब पैराडाइज रीगेन्ड आया, इसके साथ ही एक वर्क आया सैमसन एगोनिस्टिस। इसी के साथ ये एक प्ले आया सैमसन मेगोनिस्टिस। 1673 पोएम्स अपॉन सेवरल ओकेजन्स। 1673 में भी उनके पोएम्स का एक कलेक्शन आया, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि उनकी एक पोएम थी ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। सो उस पोएम को 2 कलेक्शन में उनके इंक्लूड किया गया। एक वो जो 1645 में आया था, एक ये 1673 वाले कलेक्शन में इंक्लूड किया गया इस पोएम को, 1645 एंड 1673। आर्केड्स उनके द्वारा एक मास्क लिखा गया, लेकिन इसकी डेट अननोन है। सोनेट्स बहुत सारे उन्होंने लिखे, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ टू द नाइटिंगेल, ऑन रीचिंग द एज ऑफ 24। ये सब उनके फेमस सोनेट्स। मिल्टन के अगर हम लिटरेरी करियर की बात करें, साहित्यिक करियर की बात करें तो उसके 3 पार्ट्स माने जाते हैं। उनका फर्स्ट पीरियड था 1632 से 1637 का, जो इनका वर्क पीरियड था वो हॉर्शन पीरियड कहलाता है। यानी कि हॉर्शन में रहते हुए जितने भी उन्होंने वर्क लिखे, वो पीरियड हॉर्शन पीरियड कहलाता है। वो टाइम है 1632 से 1637 का। जो लिसिडस है वो लास्ट वर्क है हॉर्शन पीरियड का। सेकंड पीरियड, पीरियड ऑफ कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स एंड सोनेट्स। जो सेकंड पीरियड है उसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स लिखे उन्होंने, सोनेट्स लिखे, क्योंकि वो पॉलिटिकल ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पर। तो 1640 से 1660 का जो टाइम था, उसमें उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स और सोनेट्स को लिखा। थर्ड पीरियड उनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके करियर का, जब वो ओल्ड हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। 1660 से लेकर के 1674, और यही वो टाइम था जब उनके बहुत जो मैग्नम ऑपस वर्क आया पैराडाइज लॉस्ट, और जो उनका खुद का फेवरेट है पैराडाइज रीगेन्ड, वो सारे वर्क इसी में आए।
तो ये उनका सबसे सक्सेसफुल पीरियड था, तो उनके पोएटिक करियर जो है वो 3 भागों में बँटा हुआ था। पहला ऑर्शन पीरियड, दूसरा वो पीरियड जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी, कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट्स और सोनेट्स को लिखा, और थर्ड पीरियड वो था एज़ अ ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट। सो आज की वीडियो में हमने उनके जो पोएट वर्क्स थे, ड्रामा वर्क्स थे, प्लेस थे, वो उनके बारे में बात करी। लेकिन अगले वीडियो में हम उनके जो प्रोज़ वर्क्स थे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी बात भी करेंगे, और देन उसके बाद हम उनके वर्क की डिटेल्ड वीडियो लेकर के आएँगे। सो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।